हमारे दोनों अतिथि बीच में मंच पर विराजमान होंगे। जी जी। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। निखिल जी, कुर्सियां और ले लो, कुर्सियां और लीजिए। राजेश भैया, कल्याण भैया, बैठिए, मंच पर अपना स्थान ग्रहण। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं मेरे पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में, जैसा कि आप सभी को विदित है, कि 30 मई से 30 जून तक हमारा विशेष जनसंपर्क अभियान प्रारंभ हो चुका है, जिसके निमित्त लगातार हमारा संवाद जारी है। और उसी के निमित्त आज केंद्रीय टोली के रूप में हमारे बीच में अतिथि उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार माननीय श्री सोम प्रकाश जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में वन संस्कृति, मत्स्य पालन, महाराष्ट्र सरकार के माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी हमारे बीच में हैं। हम मान ली बात। हाँ दीदी, हमारे बीच में, जी जी मैं कर देता हूँ, अभी कर दूंगा। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री और हमारे इस अभियान की संयोजक हमारे बीच में सुश्री कविता पाटीदार जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश सोनकर जी, कैबिनेट मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी, हमारे क्लस्टर प्रभारी गोपी कृष्ण नेमा जी, विधायक माननीय आकाश विजयवर्गीय जी, विधायक श्रीमती मानली लक्ष्मण सिंह गौड़ जी, हमारे इस अभियान के नगर संयोजक कल्याण देवांग जी, प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी माननीय दीपक जी जैन, और हमारे इस नगर के क्लस्टर प्रभारी राजेश जी हमारे बीच में हैं। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, हम बड़े ही सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि हमारे जो मोदी जी के 9 वर्ष सफलतम पूर्ण हुए हैं, उसी के निमित्त जो आदरणीय महाराष्ट्र के हमारे कैबिनेट मंत्री जी हैं, उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन के लिए हमारे इंदौर को चुना है। वाकई ये गौरव और अद्भुत क्षण है, हर्ष का क्षण है। मैं आदरणीय मंत्री महोदय को निवेदन और आग्रह करूंगा कि उस पुस्तक का विमोचन करें। यहीं से दे दो बेटा, यहीं से। जी, चले जाइए बेटा, जाइए, आइए आगे। हाँ, सभी को, हमारे सभी अतिथियों को पुस्तक प्रदान करें। सभी कृपया जल्दी करें। निखिल जी, पुस्तक दें बेटा, पुस्तक दो, सभी अतिथियों को पुस्तक दो मंच पर। आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया, मोदी जी के सफलतम 9 वर्ष के कार्यकाल के ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है। और वाकई में ये मध्य प्रदेश और इंदौर के लिए गौरव का क्षण है। पकड़ना जी, आप ही देंगे, सभी को देंगे। मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय सोम प्रकाश जी से आग्रह करूंगा कि वो आज की प्रेस वार्ता प्रारंभ करें। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा वो बाइक, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत। मेरे साथ मेरे साथी सुधीर मुंगटीवार जी महाराष्ट्र से जो मंत्री हैं,
वो आए हैं, कविता पाटीदार जी जो जहाँ के राज्यसभा के एमपी हैं, जो सारा प्रोग्राम बना रहे हैं, वो हमारे साथ बैठे हैं। तुलसी सिलावट जी यहाँ मंत्री हैं, गौरव जी, आशीष जी, गोपी कृष्ण जी, राजेश सोनकर जी, मालिनी गौर जी, सभी मेरे साथ हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर आयोजित की जा रही है। 2014 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, 2023 में 9 साल पूरे हुए हैं। ये 9 साल सेवा के लिए, सुशासन के लिए और गरीब कल्याण के लिए जाने जाते हैं। देश 2014 में जब पूरी निराशा में था, देश को एक नई आस बनी है, कॉन्फिडेंस आया है और देश को एक विकास की तरफ चला है। नए भारत का निर्माण शुरू हुआ है और तेज़ी से विकास हुआ है। जब पहले करप्शन के बहुत बड़े स्कैंडल होते थे, आज शासन की बात हम करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। देश अब जा किधर रहा है, देश कितनी तरक्की करा 9 साल में, इसके इंडिकेटर्स हैं जो इकोनॉमी के सारी दुनिया के, उसमें जो देखा जाए तो इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे तरक्की करने वाला देश भारत बना है एंड इंडिया हैज़ बिकम ए डेस्टिनेशन। कोई भी इन्वेस्टमेंट जहाँ करनी हो, दुनिया भर के लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एज पर IMF, इंडिया इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। आज भारत दुनिया की सबसे 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। इंग्लैंड को पीछे छोड़कर हम 5वीं इकॉनमी बने हैं और बहुत जल्दी 2 और देश, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी भारत बनने वाला है। इस पर हमें गर्व करना होगा, सब मान करना होगा। और जो इंडिकेटर्स हैं जो विकास के, देश से गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट 2022-23 में सबसे ज़्यादा हुआ है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है। और देश में जो इन्वेस्टमेंट हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 84.8 बिलियन 2021-22 में हुई है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड हुआ है। इंडिया 1000 यूनिकॉर्न्स और 1 लाख हमारे पास स्टार्टअप्स इंडिया में हैं और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में गिना जाता है। भारत में स्टार्टअप्स में दुनिया में तीसरे नंबर पे आया है। जैसे इकॉनमी हमारी 5वें नंबर पर है, इसी तरह स्टार्टअप्स में हम तीसरे सबसे बड़ा इकोसिस्टम दुनिया में हुआ है। और देश में बिजनेस करने के लिए पहले हम 2014 में 142 नंबर में होते थे, अब ये ट्रेड 63 नंबर पे 2019 में से आया है। उसके बाद वो वर्ल्ड बैंक ने इसकी असेसमेंट नहीं की। हमारा ये पूरा मानना है हम 50 के नीचे हमारा नंबर आ जाएगा, क्योंकि देश तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और जो किसी की इंडस्ट्री के लिए या कोई काम करने के लिए बहुत सारी कंप्लाइंसेस करनी पड़ती थी, उसके लिए 39,556 कंप्लाइंसेस को ख़त्म कर दिया गया ताकि लोग अपना काम आराम से कर सकें, तेज़ी से कर सकें। ऐसे ही बहुत सारे विकास के काम शुरू हुए हैं। इसके साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम, जो किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी हो, किसी ने इंडस्ट्री लगानी हो, इसलिए देश में और सभी स्टेट्स को जोड़कर एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है ताकि काम तेज़ी से हो सके। आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री का एक ऐसा प्रोग्राम है, देश अपने आप अपने पैरों पे खड़ा हो, इसलिए 271 लाख 271 लाख करोड़ रुपीस डिफरेंट सेक्टर्स को दिए गए हैं ताकि देश तेज़ी से तरक्की कर सके।
और एक और इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ कि जीएसटी की कलेक्शन लगातार 1 लाख से ज़्यादा बढ़ रही है और ये कलेक्शन ऑल टाइम हाई अप्रैल में हुई थी, 1.87 लाख करोड़ रुपीस हुई थे और आज भी 1.5 लाख से ज़्यादा जो कलेक्शन हर साल होती है ये हो रही है। और देश में जब हम गरीब की बात करते हैं तो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन ये प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना में दिया जा रहा है और 4 करोड़ लोगों को शहरों में शहरों और गांव में घर बना कर दिए गए। 4 करोड़ लोगों को घर देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई प्रधानमंत्री इतना बड़ा काम कर सकेगा। और स्वच्छ भारत में 11.72 करोड़ टॉयलेट्स, 34.45 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स रेडियो पे काम करते हैं या फड़ी पर बैठ के काम करते हैं, उनके लिए कोविड में काम बंद हो गया था, उनके लिए एक स्कीम शुरू गई। 42.42.87 अकाउंट्स खोले गए और उसमें से 5182 करोड़ 5182 करोड़ उनको लोन दिया गया ताकि वो अपना काम आप शुरू कर सकें। स्वानिधि स्कीम के अधीन इसको काम किया गया है। और एससीज के लिए जो बहुत बड़ी स्कीम शुरू की गई, वो नौकरी देने वाले बन सके, नौकरी मांगने वाले ना बने। स्टैंड अप इंडिया स्कीम शुरू की गई जिसमें 7,558 7,558 करोड़ इतने पैसा उनको लोन में दिया गया। बहुत सारी स्कीम, चाहे मुद्रा स्कीम हो, चाहे कैश ट्रांसफर हो, मुद्रा स्कीम में 39.65 करोड़ लोन स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को दिया गया। और एग्रीकल्चर में 300% से ज़्यादा एग्री बजट जो 9 ईयर्स में किया गया। और प्राइम मिनिस्टर की जो गरीब किसान बेनिफिशरी के लिए जो किसान सम्मान योजना है, 11 करोड़ किसानों को हम हर साल 6,000 रुपया उनके खातों में डालते हैं। 11 करोड़ लोगों को बेनिफिट होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और पहली बार देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का सहबान दिया गया था। ये पहली बार है। सेक्स रेशो इंडिया में 1000 के पीछे 1020 हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, देश के लिए फख्र की बात है। देश में हम इलाज की बात करें या हेल्थ की बात करें, एम्स जो हमारे पास है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वो 23 बन गए हैं, जो तीसरे नंबर 3 गुना बड़े हैं। आईआईटी भी 7 नए आईआईटी बने हैं, 23 हो गए हैं। और देश में 390 न्यू यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई हैं। और इस तरह एजुकेशन के क्षेत्र में जहाँ नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, उसी तरह आईआईटी नए 3 गुना बढ़ाए गए हैं, एम्स भी 3 गुना बढ़ाए गए हैं। हर क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया गया है। आयुष्मान भारत में हेल्थ सेक्टर में 37 करोड़ लोगों को जो बेनिफिट दिया गया है। कोविड में बहुत बड़ा देश को सामना करना पड़ा इस बीमारी का, और प्रधानमंत्री ने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया और 220 करोड़ लोगों को कोविड का वैक्सीन देकर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान किया। और ये डिसीजन लेते हुए सभी लोगों की जान को बचाया गया। देश, ये दुनिया हैरान है इसमें, 220 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देना बहुत बड़ा काम किया गया है। और डिफेंस में 334% ग्रोथ की गई है। और बहुत बड़ा काम जो देश प्रधानमंत्री ने किया वो ये है को जो यूक्रेन में रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में लोग फंस गए थे, हमारे 25,000 स्टूडेंट्स वहाँ फंस गए थे। प्रधानमंत्री इतने प्रभावशाली हैं, उनके कहने पर लड़ाई को रोका गया दोनों देशों ने। जब तक हमारे 25,000 बच्चे निकले नहीं भारत का झंडा लेकर
वो देश अपने वापस आए, तब जाकर लड़ाई दोबारा शुरू हुई और 23,000 इंडियंस को वैक्यू करके वहाँ से निकाला गया। ये दुनिया में पहली बार को हुआ है कि दो देशों की लड़ाई में किसी तीसरे देश के लोग फंसे हों, उनको सेफ निकाला गया हो। इसी तरह ट्रांसपोर्ट में 500% इंक्रीज हुआ है और वंदे भारत 400 वर्ल्ड क्लास ट्रेन शुरू की गई हैं, 17 ट्रेन ऑलरेडी शुरू भी की जा चुकी हैं और देश में 74 एयरपोर्ट्स नए बनकर शुरू किए जा चुके हैं। रूरल रोड्स के बहुत बड़ा काम हुआ है, 42 किलोमीटर डेली रोड्स बनती हैं, ये अपने आप में कीर्तिमान है। बहुत और काम पंजाब में, जैसे हमें ईद साहब जानते हैं, पंजाब के लोग की श्रद्धा है, जहाँ गुरु नानक साहब 17 साल 17 ईयर्स लास्ट के यहाँ रहे, वहाँ को जाने के लिए गुरुद्वारा के लिए रास्ता प्रधानमंत्री जी ने दिया। इस तरह ही राम मंदिर का काम शुरू हुआ, जो बहुत हमारे गर्व की बात है। 370 आर्टिकल ख़त्म हुआ, ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। 35 ये जो आर्टिकल है उसको ख़त्म किया गया। अपने आप में बहुत बड़े काम किए गए हैं। देश तरक्की पर जा रहा है, देश खुशहाली पर जा रहा है। देश आत्मनिर्भर होकर देश में PLI स्कीम शुरू की गई है, जिससे जो चीज़ें जो बाहर से हम मंगाते थे उसके प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई है, ताकि जो चीज़ बाहर से मंगाते थे इंपोर्ट बंद हो, यहाँ मैन्युफैक्चर हो, उनको सरकार मदद करे, देश आत्मनिर्भर हो, इसकी तरफ तेजी से तरक्की करे। इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये स्कीम शुरू की है। देश का मान, देश का सम्मान सारी दुनिया में, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, सब देश भारत की तरफ देखते हैं, देश के प्रधानमंत्री की तरफ देश में देखते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी समस्या हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से सलाह लेते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं और जो भी कहते हैं उसका कहना माना जाता है। ये पहली बार है कि देश का मान सम्मान दुनिया में इतना बड़ा है। सो मैं 9 साल में देश एक विकासशील जो विकास कर रहा था वो तेज़ी से विकास किए हुआ है। जो आज़ादी का अमृत काल हमने देखा है और जिस तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, ये मानना है कि आने वाले 2047 में जब देश के अमृत काल खत्म होगा, जब देश के 100 साल आज़ादी के होंगे, देश दुनिया का सबसे विकसित देश होगा। देश दुनिया में सबसे विकसित होकर विश्व तरक्की का गुरु बनेगा, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा, सबसे विकसित देश होगा। जो लोग 2047 तक देखेंगे वो एक देश, नया देश बना देखेंगे, सबसे विकसित देश देखेंगे। 9 साल में जितना काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये अपने आप में कीर्तिमान है और 10 साल जब होंगे तो देश में बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाला देश, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, रोड्स में हो, ट्रांसपोर्ट में हो, एयरपोर्ट्स में हो, हर क्षेत्र में देश ने बेमिसाल तरक्की की है। ये मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि 9 साल में देश ने एक नए कीर्तिमान स्थापित किए है। देश नया देश बन रहा है, नए देश का निर्माण हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है, देश खुशहाली की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। यही मेरे आपको कहना था। और मेरे साथ जो मंत्री जी महाराष्ट्र से आए हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा वो भी अपना वक्तव्य दें। थैंक यू। मैं सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार, देवी माता अहिल्या आई के मातृभूमि से आपके दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं सर्वप्रथम महाराष्ट्र की जनता की ओर से आप सभी को तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने आपके जीवन का अनमोल समय ये भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए दिया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं
और भगवान ओंकारेश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की इच्छा पूरी हो, भर भर के भगवान ओंकारेश्वर आपको आशीर्वाद दे। विश्व गौरव, देश नायक, गरीबों के मसीहा श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता के आशीर्वाद से भारत को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, वो प्रधान सेवक के नाते जो जनतंत्र में जनता मालिक होती है उन तक पहुंचाने के लिए हमने आपके माध्यम से जनता के साथ और विशेष रूप से मध्य प्रदेश की जनता को ये जानकारी देने के लिए इस पत्रकार परिषद का आयोजन किया है। और आपके माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपील करता हूं, आह्वान करता हूं। मुझे बताया गया कि देश का इंदौर ये सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर, ये देश में इसका गौरव किया है। तो इसी इंदौर की देवी अहिल्या आई के भूमि से मैं मध्य प्रदेश के जनता को प्रार्थना करता हूं, इंदौर तो सुंदर हुआ, स्वच्छ हुआ, मगर जो विषारी और जहरीले सत्तांध विचार लेकर काम करने वाले राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति को भी सुंदर और स्वच्छ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आपका आशीर्वाद दे, आशीष दे। ये आशीर्वाद हम कोई सत्ता के लिए, परिवार के लिए नहीं मांग रहे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा फर्क है। एक पार्टी है जिनके नेता ने अपने घर को, परिवार को बसाने के लिए देश छोड़ा, और भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता है जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने परिवार को छोड़ा। तो फर्क तो सीधा और साफ है। मैं जनता को यह आह्वान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जब भी ये दो पार्टियों के बारे में आपके मन में कभी प्रश्न उपस्थित होता है, शंका उपस्थित होती है कि क्या फर्क है, दोनों भी तो राजनीतिक पार्टी है, दोनों भी तो चुनाव लड़ती है, दोनों भी तो मोर्चे निकालती है, दोनों भी तो आंदोलन करती है। फर्क बड़ा सीधा और साफ राम और श्याम की कहानी जैसा है। एक बार श्याम राम को पूछता है कि भाई राम, आपके पिताजी बैंक में पैसे निकालने जाते हैं मगर पुलिस कभी नहीं पकड़ती, मेरे पिताजी को क्यों पकड़ती है? तो राम बड़े शब्दों में अच्छा जवाब देता है कि मेरे पिताजी का काम भारतीय जनता पार्टी जैसा है, तेरे पिताजी का काम कांग्रेस जैसा है। मेरे पिताजी दोपहर के 12 बजे विड्रॉल स्लिप लेकर खुद के अकाउंट से पैसे निकालते हैं, और तेरे पिताजी रात को 2 बजे छन्नी हथौड़ा लेकर बैंक में दूसरे के अकाउंट से पैसे निकालता है। कांग्रेस की राजनीति अगर हमने देखी तो ये राजनीति परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही है। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। और एक तरफ हमारे देश गौरव, विश्व गौरव प्रधानमंत्री जब 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री की शपथ लेने जाते हैं तो पहले उनका शब्द बड़ा अनमोल है जो भारतीय जनता पार्टी के इस विश्व गौरव नेता के संकल्प को दृढ़ बनाता है। वो कहते हैं, माथा टेकते हैं और कहते हैं, ये मेरे लिए जनतंत्र का मंदिर है, मेरे लिए संविधान ये धर्म ग्रंथ है, और इस मंदिर की जिस जनता के लिए काम करना है वो ईश्वर का अंश है। और उसी लिए आपने, मैं जब आंकड़ों में आऊंगा, हमारे आदरणीय मंत्री जी ने कई आंकड़े दिए, इसलिए मैं उस आंकड़ों में ज्यादा नहीं जाऊंगा, मगर छोटे छोटे कुछ आंकड़े दूंगा। तो ये आपको जनता तक पहुंचाना है। आप कौन से जात के हो, धर्म के हो, रंग के हो, वंश के हो, उम्र के हो, वजन के हो, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मगर आपका और मेरा एक गोत्र है, वो भारत माता है। मेरी मां आगे बढ़े इसलिए हम सबको योगदान देना है। कौन सी पार्टी, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे हृदय में भारत मां होनी चाहिए, भारत मां का विकास होना चाहिए, और बीजेपी का यही तो अर्थ है, बहुत ज्यादा प्यार, यानी भारतीय जनता पार्टी, भारत के जनता की पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी है। मैं एक छोटा आंकड़ा आपको देता हूं।
जो जनता तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। 2004 से 2014, मैं बहुत पुराने समय में नहीं जाऊंगा, 2004 से 2014 तक 10 वर्ष में, जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, पायाभूत सुविधाएं कहते हैं, जिसकी कारण अमेरिका $22 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई, चाइना $15 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई, जापान 13.5 करोड़ का है फिर भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई। हम क्यों पीछे रहे? हम इसलिए पीछे रहे कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी ध्यान नहीं दिया। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया। मैं 2004 से 2014 तक 10 वर्ष में यूपीए सरकार ने 49.20 लाख करोड़ खर्च किया और माननीय विश्व गौरव जननायक नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 10 साल में 117.40 लक्ष करोड़ ये खर्च किया। दुगनी स्पीड से गाड़ी चलाई। उसके पहले के आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, यहां हमारे फिशिंग मिनिस्टर बैठे हैं। स्वाधीनता के बाद फिशिंग तो विशेष मंत्रालय था ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि इंसान को जीने के लिए 3 ही विभाग है, एक कृषि, दूसरा फॉरेस्ट और तीसरा फिशिंग, यही तो पेट भरता है। कभी ध्यान नहीं दिया। स्वाधीनता के बाद सिर्फ 2017 तक 3600 करोड़ देश में खर्च हुए और मोदी जी आने के बाद एक साल में 20,000, दूसरे साल में 30,000 करोड़ की योजना बनी, क्योंकि मोदी जी हर क्षेत्र में मेरा देश आगे बढ़े, मेरा देश उन्नत हो, प्रगत हो, यहां के जन जन के मन मन को समाधान पहुंचे, ये भाव के साथ काम करते हैं। और ये भाव सिर्फ यहां तक मर्यादित नहीं है, उनका भाव रहा है सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और इसलिए सूत्र क्या बनाया भारतीय जनता पार्टी ने? भय मुक्त भारत। 80 करोड़ जनता को 28 महीने तक मुफ्त अनाज, ये विश्व के 193 देशों में कोई देश ने नहीं दिया। भूख मुक्त भारत के साथ भय मुक्त भारत। जब हमारे यहां पुलवामा की घटना हुई तो ऐसा जाकर पाकिस्तान के सीमा के अंदर जाके जिन्होंने ये काम किया था वो मेरे बहुत निकट के परिचित है, मिस्टर राजेंद्र निम्बोरकर। जब वो कहते हैं तो रोमांच आ जाता है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं। उन्होंने कहा मैंने जीवन में इतने वर्ष आर्मी की सेवा की, मैंने जीवन में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। जब हमने पूछा, उन्होंने कहा आगे बढ़ो। रात में जाके जिस पे उरी फिल्म निकली, ऐसा ठोका, तब से पाकिस्तानी आतंकवादी भी डरते हैं और ऐसा ठोकेंगे आगे भी कि आतंकवादी जब जब फिर से पुनर्जन्म लेंगे, वैसे लेंगे या नहीं मुझे पता नहीं, मगर जब जब लेंगे तब तक उनकी रूह कांप जाएगी। ऐसा एक भयमुक्त भारत। आतंक की घटनाएं है जो हमारे सोम प्रकाश जी ने शायद बताई नहीं बताई, मेरा ध्यान नहीं था, मैं आने संख्या बताऊंगा। 26/11 की घटना हुई थी, जाके प्रधानमंत्री जी का जीवन कांग्रेस के सरकार में सुरक्षित नहीं रहता था। हमने आतंक मुक्त भारत का एक सपना देखा, विषमता मुक्त भारत। विषमता मुक्त भारत की कल्पनाओं में इतनी योजनाएं बनाई है। कामगार है, किसान है, गरीबों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, बहनों के सम्मान में, राष्ट्र के सम्मान में मोदी जी मैदान में, ये भाव से कितनी योजनाएं बनाई। विश्व कप्तान भारत, G20। आप भी जानते हो टोनी ब्लेयर कहता है ब्रिटेन में कि 1 सन, 1 मून, 1 अर्थ और 1 लीडर। मगर परसों अबू धाबी में गया था, मंदिर में शेख की मीटिंग थी, वहां पे 50 एकड़ में जिस UAE में भगवान का फोटो भी छुप के लगाना पड़ता था, वहां पे भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है UAE में। और जब मैं काम देखा तो मेरे मन से एक ही भाव निकला कि भगवान मेरे जीवन के भी कुछ साल कम कर दे, मगर मोदी जी को दे दे, क्योंकि मोदी जी इस हमारे भारत को आगे बढ़ाने का विश्व गौरव काम कर रहे हैं। वो मुझे नहीं लगता
ये और कोई कर सकता है। मैं जनता को आह्वान करूंगा कि कभी जीवन में ऐसा प्रश्न आया तो 10 सेकंड आंख बंद कर लो, आंख के सामने मोदी जी गाओ, आपके खून में चैतन्य आएगा। फिर राहुल गांधी जी गाओ, सुस्त हो जाओगे, और कोई प्रधानमंत्री गाओ, सुस्त हो जाओगे। भारत में भारतीय जनता पार्टी ने तो तय कर दिया हमारा चुनाव विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने वाला है विरोधी पार्टी में कोई माई का लाल जो कहे कि ये प्रधानमंत्री हमारा है? तो ऐसे पार्टियों को मतदान करना, ये क्या हमारी राष्ट्र को आगे बढ़ाने की चेष्टा हो सकती है? राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर बढ़ाने का हमारा ये चैतन्य हो सकता है? एक तो प्रधानमंत्री है, इसके पहले कोई भी पार्टी सत्ता में रहती थी, क्या मरते थे लाग दिए के गाड़ी के ऊपर, लाग दिया चाहिए, लाग दिया चाहिए। आप भी जानते हो मध्य प्रदेश में भी कैसे कैसी घटनाएं हुई है, मैं समय के अभाव में नहीं कहूंगा। लाग दिया उनके लिए तो जीवन में सर्वोपरि रहता था। मोदी जी ने कहा नहीं भैया, हमारा जीवन राजनीति में लाग दिए के लिए नहीं है, हमारा जीवन लाल खून के इंसान पे प्रेम करने के लिए है। लाग दिया, एक झटके में निकाल दिया, एक झटके में, किसी की चिंता नहीं की। और इसलिए मैं जनता को यह अपील करना चाहता हूं कि एम फॉर मदर अपने बच्चों का नुकसान नहीं होने देती, एम फॉर मोदी ये जनता और देश का कभी नुकसान नहीं होने देंगी। सरकार वह है जो गरीबों की सोचे, गरीबों की सुने, देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाए, और इसलिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रही है। 5 ट्रिलियन ये एक सिर्फ सपना नहीं है। जब मैं नीति आयोग के योजनाओं की बैठकों की जानकारी लेता हूं, अब आपको मैं प्रश्न पूछता हूं जो जनता तक आप पहुंचाए। मोदी जी के पहले हमारे देश की स्वाधीनता 66 ईयर्स 9 मंथ 11 दिन, तब तो मोदी जी नहीं थे। मोदी जी आकर आज अगर मैं दिन पकड़ता हूं तो 9 वर्ष 12 दिन हुए हैं, 108 महीना पूरे हुए हैं। अब 108 महीने में 200 से ज्यादा योजनाएं हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे मैं 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं। ये क्या अभिमान की बात है? देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसे बातें जनता के सामने करेंगे तो फिर इसको रोकेगा कौन? मगर माननीय मोदी जी ने डायरेक्ट यानी बेनिफिशियरी ट्रांसफर शुरू किया। आपको आश्चर्य होगा, देखो दिखने में बात छोटी है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। पिछले साल तक 22 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से भेजे गए। कितना लीकेज कम हुआ? 2,22,000 करोड़ ये जनता के बचे। हम जनता के विश्वस्त है, हम नेता है, इसका अर्थ हम सर्वोपरि नहीं है, हम सम्राट नहीं है, हम राजा नहीं है, हम जनता के सेवक है। 2,22,000 करोड़ बचे। हर घर जल योजना, पानी के लिए तरसती थी कांग्रेस। शौचालय, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, आंकड़े इन्होंने कहे, पर मैं भी 16 मार्च 1995 में पहली बार असेंबली जीत के आया हूं। मुझे याद है सवेरे कोई गांव में हम नहीं जा सकते थे, स्टैंड अप सिटिंग स्टैंड अप शुरू होता था। मध्य प्रदेश में चित्र कोई अलग होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। आज 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय यहां बने। उज्ज्वला गैस योजना कभी सोचा? जय जवान जय किसान अन्नदाता सुखी भव, मगर किसानों के बारे में 25 योजनाएं बनाई है। सब योजनाओं पे मैं नहीं जाऊंगा, कुछ योजना हम आपको देंगे, मगर अभी 11 करोड़ 20 लाख लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाता है। जनधन अकाउंट तक नहीं था जी। आज 48 करोड़ अकाउंट गरीबों के खोले गए। आयुष्मान भारत, अमेरिका रिसर्च कर रही है कि ऐसी योजना कैसी हो सकती है। विश्व में ग्रेट ब्रिटेन की हेल्थ इंश्योरेंस योजना को बड़ा सम्मान किया जाता था, बड़ी तारीफ करते थे। अब ब्रिटेन की नेशनल इंश्योरेंस योजना नहीं है भाई, आयुष्मान भारत योजना है। देश के 50 करोड़ गरीबों को सुरक्षा कवच, जिसमें 5 लाख तक
अमीर आदमी अगर कोई होगा बीमार हुआ तो उसके अकाउंट में पैसे है, मगर जिसका हाथ पे पेट है, जो मेरे भारत माता का सपूत है, अगर बीमार होता है, 4 दिन बीमार हो गया तो रोजी रोटी से मोहताज होकर अपने बच्चों की फी भरने के लिए पैसे नहीं होते। आयुष्मान भारत योजना की, अब तो हमारे यहाँ एम्स हॉस्पिटल कांग्रेस के समय एक था, एक स्वाधीनता के बाद बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया। क्या किया भैया? मगर 20 साल का बच्चा अगर दूसरी कक्षा में पढ़ेगा तो उसे हम बुद्धिमान नहीं कहते। आपने भी किया, कुछ काम नहीं किया ऐसा मैं नहीं कहूंगा, मगर आपके काम की गति हमारे देश को विश्व में आगे बढ़ाने की नहीं थी। आपकी गति ये कुर्सी के इर्द गिर्द घूमती थी। हमारे यहाँ पे जब एम्स एक बना कांग्रेस के जमाने में, अटल जी ने एडिशन 6 किए और मोदी जी ने 8 साल में 15-22 बनाए। IIT 16 थी, 7 से बड़ी 23 हुई। ट्रिपल IIT 9 थी, 16 से बड़ी 25 हुई। IIM 13 थी, 7 से बड़ी 20 हुई। यूनिवर्सिटी 723 थी, अब 1043, 320 से बड़ी। और इतना ही नहीं, ये ऐसे एक नेता है जो जनता के साथ ठेठ संवाद रखते हैं। मन की बात 100 कार्यक्रम हुए जनता के साथ, मोदी जी। और आप भी जानते हो, इसीलिए वो एक ऐसा नारा देते हैं कि उस देश के प्रगति के लिए हम सब साथ में मिलकर आगे बढ़े। ये बात सही है कि वो गुजरात से आए, वो भगवान कृष्ण का गुजरात, महात्मा गांधी का गुजरात, सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात, जो भगवान कृष्ण 36 वर्ष स्वर्णमयी द्वारका से दूर रहकर सत्य असत्य धर्म अधर्म के युद्ध में सत्य धर्म का साथ दिया। मोदी जी उनके ही विचारों पे आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका सम्मान। इंडस्ट्री में जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, जीरो इंपोर्ट, ये उनका स्लोगन रहा है। जय जवान जय किसान, हमारे आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, उसको अटल जी ने जोड़ा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। मगर आज 21वीं सदी में आवश्यकता है जिसको माननीय मोदी जी ने जोड़ा, जय जवान जय किसान, आदरणीय स्वर्गीय लाल बहादुर जी, उसको जय विज्ञान जोड़ा, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी ने उसके अगली कड़ी जोड़ी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, और इस पे स्टैंड अप योजना शुरू की। आज ठीक है भाई साहब, नहीं आपके माध्यम से जानकारी पहुंचानी थी और मैं ये सोच रहा था कि आपके मन में प्रश्न ही ना रहे। ठीक है, यहां से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं आपको आह्वान करता हूं, 370 कदम को रद्द करने वाले 1528 में मीर बाकी ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई, वो राम मंदिर की बात हो, तलाक हो, 1 रैंक 1 पेंशन हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, 4 धाम हो, काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन हो, पंचतीर्थ हो, सेंट्रल विस्टा हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक हो, प्रधानमंत्री ये देश के सम्मान में, गरीबों के सम्मान में, पत्रकार भाई बहनों के सम्मान में, राष्ट्र के सम्मान में जो काम कर रहे हैं, मेरी तहे दिल से आपसे अपील है भाई साहब कि आप इसके दूत बनकर मध्य प्रदेश में ये विचार हर जन के मन तक पहुंचाने के लिए काम करे। 9 साल बेमिसाल ये जनता तक पहुंचाए और मायावी विचार लेकर, मायावी रूप लेकर, अपना परिवार ही अपना देश है ऐसा सोच रखने वाले पार्टियों को झटका दे, फटका दे, चुनाव में करंट दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बुक के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने बता दिया तो आप पढ़ेंगे नहीं। हमने ये बुक लिखते समय सोच एक ही थी कि हमारे बहन कविता जी ने, हमारे रणदीवी जी ने हमें इंदौर में बुलाया और इंदौर ये हमारे लिए एक पवित्र स्थान है। हमने कहा कि हम तो पत्रकार परिषद में जब बात करेंगे तो कोई ना कोई एक भाई हमको टोक देगा कि भैया हमको प्रश्न पूछना है, तो इसलिए मैंने किताब में सब लिखवा दिया। प्रेस वार्ता के पश्चात आप लोगों को पुस्तक उपलब्ध करा दी जाएगी।
मिथिलेश जी प्रश्न पूछिए। मैं दोनों ओर से एक एक प्रश्न लेता जाऊंगा। देखो ऐसा है, ये हिंसा के जिम्मेदार वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो औरंगजेब के दुष्ट बुद्धि का उदात्तीकरण अपने खुर्ची सत्ता के वोट बैंक के प्रेम में करते हैं। देखो भैया, अफजल खान हो, औरंगजेब हो, इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। हम जब रावण का दहन करते तो क्या हम हिंदू विरोधी है? हम कंस के बारे में बुरी बात कहते हैं तो कंस तो हिंदू था, रावण भी हिंदू था, तो क्या हम हिंदू विरोधी है? औरंगजेब ये अत्याचारी था, दुराचारी था, लुच्चा बदमाश आदमी था, जिसने हमारे हिंदू बहनों को ही नहीं मुस्लिम बहनों पे बलात्कार करने की अनुमति अपने नियम से दे दी, अपने बाप को जेल में डाला, अपने भाई को मरवा दिया। आप उसके फोटो खींचेंगे तो आप क्या सोचते हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में हम क्या निवेदन लिखते रहेंगे क्या? तो लोगों के मन में यह भाव जन्म होता है। और हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री ने बताया, ऐसे लोगों को संविधान और कानून के चाबुक से ऐसी सबक सिखाएंगे, क्योंकि औरंगजेब ये मुस्लिम था, ये भाव किसी ने नहीं गाना। हमने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया ना भाई, तो क्या मुस्लिम है? नहीं, वो राष्ट्र प्रेमी था, वो देश प्रेमी था। औरंगजेब ये अत्याचारी था। बाप को जेल में डालने वाले के फोटो कैसे रख सकते हैं? भाई को मारने वाले पे फोटो रख सकते हैं? बहनों का बलात्कार करने वालों के फोटो रख सकते हैं? छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन यातना देने वाला दुष्ट, जिन्होंने चमड़ी निकाली, बाल खींचे, आंखें गरम सलाख से फोड़ दिए, देखो भैया ये देश में नहीं चलेगा। बात सीधी है। एएनआई से अतीक जी। देखो, देश में कई बार इसके पहले भी कांग्रेस के राज में दंगे हुए। स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जान नहीं बचा पाए, स्वर्गीय राजीव गांधी की जान नहीं बचा पाए, तो क्या इंटेलिजेंस खत्म हो गया था? कैसे प्रश्न है ये? क्यों नहीं था? फिर इंटेलिजेंस पूरी तरह से नेस्तनाबूद हुआ था? नहीं। देखो ऐसा है, ये तो समय समय पे ऐसी कुछ घटनाएं कुछ लोग ये करते हैं। सीसीटीवी होने के बाद भी तो चोरी होती है, तो इसका मतलब हम सीसीटीवी कंपनियां बंद कर दे, ऐसा तो नहीं होगा। अब यहां पे मुझे जो लगता है, जिसके बारे में हमें एक विषय को गंभीरता से देखना चाहिए, कुछ राजनीतिक पार्टियां, इनका ये टूलकिट है, ये षड्यंत्र है। इनको पता है कि विकास के मार्ग पर हम कुर्सी तक नहीं पहुंच सकते। हमारा जो परिवार है वो बेरोजगार हो गया है, इनके लिए इनका परिवार ही देश है, हमारे लिए देश हमारा परिवार है। और ऐसे लोग, आज ये औरंगजेब के समर्थकों को आशा का किरण कौन है? कौन है आशा का किरण? संजय राउत जी, ये आशा का किरण है। उनको लगता है कि हमारे बिना पैसे दिए हुए वकील पत्र लेकर कुर्सी का मार्ग ढूंढने वाले कुछ लोग हैं। तो संजय राउत जी क्या कहते हैं, ये जनता थोड़ी कहती है भैया। अभी तो मैं राज्याभिषेक 350वां कर रहा हूं, लाखों लोगों के मन में जय भवानी जय शिवाजी कहने के बाद चेतना आती है। मैं अभी वागनक लंदन से लेके आ रहा हूं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब, इसकी कभी तुलना हो सकती है क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज कहते थे कि स्त्री का स्थान हमारे मंदिर में है, और ये 3 दिन बलात्कार कर दो फिर भी कोई कानून आपका टेढ़ा नहीं करेगा, ये औरंगजेब है। तो भैया संजय राउत क्या कहता है इसका हमें महत्व नहीं है, जनता क्या करती कहती है ये महत्वपूर्ण है। उनका काम ही है, उनका कुछ लोग बुरा कहने के लिए जन्म लेते हैं तो बुरा कहते हैं, उन पे क्या बात करना है। आईएनएस से महेश जी, माइक चाहिए। मेरा आप दोनों से एक एक सवाल है। पहले केंद्रीय मंत्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी आपने वैक्सीन के बारे में कहा, वैक्सीनेशन को लेके बाबा रामदेव ने 2 दिन पहले एक बयान दिया है कि हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उससे ज़्यादा लोग वैक्सीन से मरे। देखिए, तो वैक्सीनेशन इंडिया में ईजाद हुए और 220 करोड़ लोगों को इंजेक्शन मिला, ये सभी लोग जानते हैं।
उससे बहुत लोगों की जान बची। इतना अपने देश के लिए नहीं है, 100 कंट्रीज़ को भी ये वैक्सीन दिए गए। सारी दुनिया मानती है कि देश के वैक्सीनेशन से कितने लोगों की जान बची है। स्वामी जी ने क्या कहा मैंने उनको नहीं पढ़ा है, लेकिन ये दुनिया जानती है कि 220 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया और देश दुनिया के 100 कंट्रीज़ को भी वैक्सीन भेजा गया। इसके लिए फ़ख्र करना चाहिए हमें। सर मेरा आपसे दूसरा सवाल है मिनिस्टर साहब, आप सुधीर जी, आपने भी एक कहानी के माध्यम से आपने बताया कि कांग्रेस बीजेपी में क्या अंतर है, वो किस तरीके से चोरी करते हैं। उसी तरीके से आपके जो विरोधी पार्टी है उनका कहना है कि आप उनके जीते हुए एमएलए चुरा लेते हैं, और आपके राज्य में तो आपने एक पार्टी चुरा ली। देखो भाई साहब, उनको ये कहने का तो बिल्कुल अधिकार नहीं है। इसके पहले कांग्रेस ने कौन से खेल खेले वो पता है, मगर मेरा एक विश्वास है कि अगर विभीषण रावण की लंका में अपने भाई का साथ छोड़ने के लिए तैयार होता है, तो ये प्रभु राम पे कभी आरोप नहीं हो सकता है कि उन्होंने विभीषण को चुराया है। मेरा सभी से आग्रह, आप एक एक सवाल लेंगे तो सभी के हो पाएंगे। जितेंद्र जी, मेरा मंत्री जी सोम प्रकाश जी से सवाल है। सोम प्रकाश जी, जीएसटी को लेकर एक सवाल है मेरा कि यहाँ के उद्योगपति, मध्य प्रदेश के और जगह के भी उद्योगपति हो सकते हैं इससे परेशान कि कई फेक इनवाइस आ जाती है, और स्क्रैप को लेकर जैसे जो कच्चा माल होता है उसके में लगभग सभी उद्योगों में निकलता है, लेकिन वो फेक इनवाइस का बाद में उसका टैक्स उन उद्योगपतियों से वसूला जाता है जो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जो फर्जी इनवाइस बिल होते हैं जनरेट, उसको लेकर। देखो जी जो अच्छे व्यापारी भी हैं, कोई टैक्स को अवॉइड करने की भी कोशिश करते हैं, उसकी वजह से दूसरों का भी नुकसान होता है। लेकिन ये सच है कि जो भी डिसीजन होते हैं रिगार्डिंग जीएसटी, राष्ट्रीय कौंसिल लेती है, जीएसटी कौंसिल डिसीजन लेती है, जो सभी फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटों के उसके मेंबर हैं, यूनानिमसली डिसीजन ये लिए जाते हैं जो भी फैसले होते हैं। और कलेक्शन तो रिकॉर्ड कलेक्शन हुई है, ये हम सभी जानते हैं। 150 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन हुई है। पर इसको रोकने का क्या सिस्टम है सरकार के पास? कौन सा क्या रोकना है? फेक इनवाइस को। देखो फेक इनवाइस होती है तो उसको जो पकड़े जाते हैं उसको पकड़ा भी जाते हैं। उसमें तो सरकार की ये कोशिश है व्यापारी ठीक ठाक काम करें। अगर कोई बहुत गलत लोग भी हैं, हर स्टेट में है, इसी से जुड़ा है कंप्लीट। हर स्टेट में जो गलत लोग काम करते हैं उसको पकड़ा भी जाता है, उनको पकड़ा भी जाता है ठीक ढंग से। तो जीएसटी की जो चोरी करते हैं उनको पकड़ा भी जाता है। ठीक, दूसरा सवाल था मंत्री जी कि यहाँ पर पीएनजी की बात करूँ, नेचुरल गैस की बात करूँ तो 61 रुपये पर यूनिट के दाम है, जबकि बाकी स्टेट में केवल 45 रुपये में मिल रहे हैं, और वही गेल कंपनी सभी जगह सप्लाई कर रही है। क्या उद्योगों को बहुत महंगी गैस मिल रही है, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? क्या चीज़ बोल रहे हैं आप? पीएनजी गैस, नेचुरल गैस, उद्योगों को जो गैस मिलती है वो बहुत महंगी मिल रही है इंदौर में और मध्य प्रदेश में 61 रुपये पर यूनिट, और बाकी जगह 45 रुपये पर यूनिट मिल रही है। तो ये किस तरह का लूटमार है, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? ये पेट्रोलियम जो कंपनी है वही करते होंगी, मेरे को ध्यान में नहीं है, मैं चेकअप गवर्नमेंट की कंपनी सर, गेल तो चूंकि मैं चेक public से- करूंगा, मेरे को इसके बारे में तो इसको दिखाइएगा, काफी उद्योगों की ये समस्या है। मैं चेक करूंगा इसको। आपके साथी भी जानते होंगे इस बारे में। ठीक है। देखो भाई साहब, शिवसेना ने आगे बढ़ाया ये कहना उचित नहीं होगा। 1984 में शिवसेना के आदरणीय मनोहर जोशी जी ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़े। 1989 में छगन भुजबल के रूप में सिर्फ उनका एक विधानसभा सदस्य था, हमारे तब 16 सदस्य थे। तो ये कहना बहुत अच्छी बात नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना ने बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे ये भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने बढ़ाया। ये एकदम से गलत बात है। कुछ समय, ये बात सही है, कुछ समय स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी
तो उनके साथ हमारा अलायंस होते समय ये तय हुआ था कि केंद्र में हमारे ज़्यादा सांसद की सीट्स रहेगी, विधानसभा में उनकी रहेगी। समय के चलते हुए ये तो बदलाव होता है, हर पार्टी में होता है। दूसरी बात कि हमने कुछ पार्टियों को निगल लिया, ये बात भी कहना उचित नहीं होगा। आपने देखा बिहार में कम सीट आने के बाद भी जो जवान दी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, हमने तब बिहार के नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। अब ठीक है, वो असुरक्षित समझ रहे थे, वो अलग बात है। अभी आपने कल परसों पढ़ा होगा, हम तो अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि वापस आओ देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के भाव से, देश मेरा परिवार, ये भाव से आओ। और मेरा विश्वास है, अब शिवसेना की बात रही तो शिवसेना से तो अलायंस आज भी हमारी है ना भाई। एकनाथ शिंदे जी कौन है? देखो, शिवसेना स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की थी। शिव सैनिकों की शिवसेना एकनाथ शिंदे जी आए। आपको ये बताते हुए भी मैं जानकारी देना चाहूँगा कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम बाला साहब के पुत्र हैं तो ये हमारी संपत्ति है। भैया ये गलत है। 2/3 परिवार के सदस्य, उनके बाकी बेटे, उनके ग्रैंडसन, उनकी बहू, ये तो शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के साथ है। तो एक बेटे की शिवसेना कैसी हो सकती? क्यों, बाकी बेटे को अधिकार नहीं है क्या? तो वो तो हमारे एकनाथ शिंदे जी के साथ है। तो महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की अलायंस है ना भाई, किसने कहा नहीं है? सोनिया सेना का जिन्होंने कवच धारण किया, जिन्होंने स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी कहते थे जिस दिन कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा मैं दुकान बंद कर दूंगा, उस मायावी सत्तांध विचारों का साथ हमने छोड़ा, शिवसेना का साथ नहीं छोड़ा। विनम्र आग्रह है कि विशेष जनसंपर्क अभियान के लिए पूछे, कृपया हर्षवर्धन जी पूछिए। दो 2000 के नोट में मेरे घर बहुत सारे व्यापारियों से मेरी बात हुई है, नस्लिस्ट से बात हुई है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बहुत बड़ा समा दिया है सरकार ने, उसको वापस जमा कराकर कोई भी जाकर ले सकता है, उसको चेंज कर सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। अरुण जी न्यूज 80 से बोल दीजिए, उनकी तो आवाज अच्छी है अरुण भैया की। मेरे ख्याल 9 years पे कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे जी। भाई साहब, देखो एक बात ध्यान में रखना भाई साहब, आप चुनाव के हार जीत को सत्य असत्य के बाजू से मत लो। चंगेज खान जीवन में एक युद्ध नहीं हारा। तैमूर लंग ने 1 लाख मानवी कौटियों का राजमहल बनाया। नादिर शाह ने 60,000 हिंदुओं की कत्ल चांदनी चौक में की। क्या आदर्श है वो तो जीते थे अपने जीवन में। हमारे आदर्श कौन है? झांसी की रानी 1200 अंग्रेज को काट के मैं झांसी नहीं दूंगी, उसके बाद हार गई, हमारे आदर्श है। इसलिए कर्नाटक की ओर देखते समय ये नजर से मत देखिए। वोटों की राजनीति में कभी कभी मायावी विचार भारी हो जाता है, क्योंकि वो मायावी विचार ये विकास के एक ऐसे झूठ को लेकर आता है तो कुछ क्षण तक मतदार, अब इसके पहले वो कहते थे ईवीएम मशीन हराती है, अब क्यों नहीं कहते कर्नाटक में ईवीएम मशीन ने हराई, अब जनतंत्र जीता। देखो भैया, वहां पे एक बात सही है, उन्होंने टीपू सुल्तान के विचारों को एकत्रित करने का एक काम किया है। ये लड़ाई कोई 5 वर्ष की नहीं होती, और इसीलिए कर्नाटक से हम यही बात मध्य प्रदेश की जनता को कहने के लिए आए हैं ना भैया, कि कर्नाटक में जो गलती की वो मध्य प्रदेश की जनता गलती ना करे। अगर मध्य प्रदेश की जनता ने ये गलती की तो फिर हमारे यहां पे 5 वर्ष सिर्फ अंधेरा रहेगा। और इसलिए मध्य प्रदेश की जनता को आप जैसे राष्ट्रभक्त पत्रकारों के माध्यम से यही तो मैं कहने आया हूं कि मेरे भाइयों, देवी अहिल्याबाई होलकर के इस मध्य प्रदेश में आप सत्य और असत्य, धर्म अधर्म, विकास विनाश के युद्ध में माननीय मोदी जी का साथ दो। जो विश्व आज उनके कामों को तारीफ कर रहा है, अगर हम साथ नहीं देंगे
देखो 5 साल 9 साल में तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। देखो 1750 में हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी में 1/4 थी। स्वाधीनता के बाद तो हम पीछे हुए हैं। और मैं आपको पहले भी कह दिया कि कांग्रेस ने कुछ ही नहीं किया, ऐसा मैंने नहीं कहा। मगर बात सही है, उनका एवरेज इतना कम था, 1 लीटर में 1 किलोमीटर गाड़ी दौड़ती थी, हमारी 1 लीटर में 25 किलोमीटर दौड़ती है। इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। माननीय मंत्रियों के आज दिन भर लगातार कार्यक्रम है, इसलिए दिनेश भैया और अतुल गौतम जी अगर कुछ पूछना चाहें, विशेष जनसंपर्क अभियान के लिए कुछ पूछना, ठीक है, ओके। धन्यवाद आप सभी का, ढेर सारा आभार। आप सभी अल्पाहार लेकर जाएं यहां से। और